हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं, मतलब अगला टॉपिक चालू कर रहे हैं, दैट इज फ्रिक्शन। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछो कि लॉज ऑफ मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आने के जेई में 90% चांस रहते हैं या नीट में 40-50% चांस रहते हैं, तो मेरा जवाब होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हर साल एक सवाल फिक्स है। ठीक है, वो भी ऐसा है कि मतलब आपने मेरे पूरे लेक्चर्स देख लिए और नोट्स बना लिए, और आगे भी तो आपको फिर प्रैक्टिस करना ही होगा, मतलब फॉर्मूले जो मैं दूंगा वो सब रटना होगा। ठीक है, उतना आपने कर लिया तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं होगा। आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर ले जाओगे। रेलेवेंट क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं जो आप ऑलरेडी सॉल्व किए रहो। आई एम टॉकिंग अबाउट जेई मेन, नॉट जेई एडवांस। ठीक है, और नीट की बात करें तो नीट में बहुत ही ईजी आते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ईजी होंगे या नहीं होंगे वो बात अलग है, बट फिर भी ईजी आते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा फील के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि चलो टॉपिक से शुरू करते हैं। ठीक है, फिजिक्स बोलती है कि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, और वो बोलता है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जहां होगा वही डायरेक्शन होगा फोर्स का, या फोर्स का डायरेक्शन जहां होगा वही डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ, है ना कहीं यही स्टेटमेंट है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, मतलब जब हम लोग चलते हैं, तो हम लोग को कौन सी फोर्स चलाती है? सोचा है कभी? सोचो, जब हम लोग चलते रहते हैं ऐसा रोड पे, तो फिजिक्स कहता है हर एक ऑब्जेक्ट अपने आप तो चल नहीं सकता, उसको कोई ना कोई फोर्स चाहिए। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल और अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड टू इट। एक ऑब्जेक्ट तब तक रुका रहेगा जब तक वो चलेगा नहीं, न्यूटन का पहला लॉ। तो हम लोग तो खुद से चल रहे हैं बिना किसी फोर्स के। कौन सा फोर्स हम पे लग रहा है? ग्रेविटेशन? कुछ भी नहीं है, ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है, हमें नीचे जाना चाहिए, हम तो आगे जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? तो क्या न्यूटन का पहला लॉ गलत है? ये न्यूटन का दूसरा लॉ गलत है क्या? मतलब कौन सी फोर्स है जो हमें चलाती है? सोचा है कभी? सोचा था हमने एक बार, आपने पता नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल, पहले इस सवाल का जवाब दो, फिर दूसरा सवाल ये है कि गाड़ियां कैसे चलती हैं सड़कों पे? ये गाड़ी का टायर और ये गाड़ी कैसे चलती है सड़क पे? आप बोलोगे इंजन से? नहीं, इंजन टायर को घुमाता है। ठीक है, इंजन टायर को घुमाता है, गाड़ी खुद से नहीं चलती है, कोई ना कोई उसको चलाता है। गाड़ी के अंदर भी एक्सेलरेशन आया है, मतलब इसके अंदर भी कोई ना कोई फोर्स लगा है। कुछ लीजेंड लोग बोलेंगे केमिकल फोर्स। अरे भाई, ये कौन सी फोर्स है? सर, गाड़ी के अंदर कई सारे केमिकल्स होते हैं ना, तो फ्यूल व्यूल रहते हैं तो केमिकल फोर्स हो गया। बहुत बढ़िया, कितने बढ़िया लॉजिक लगाते हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे हम अपनी बात करें, चाहे हम गाड़ियों की बात करें, सबको चलाने वाला एक ही फोर्स है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। कैसा लगा ये बात? कैसी लगी ये बात बताओ? हमें चलाने के लिए फ्रिक्शन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है, कोई और फोर्स हमारे ऊपर नहीं लगती है जो हमें चला सके, हमें एक्सेलरेट कर सके, हमें वेलोसिटी दे सके। बिना फ्रिक्शन फोर्स के हम चल नहीं सकते, दैट्स इट। हाँ, गाड़ी का एग्जांपल ले लो। अगर फ्रिक्शन मैंने गायब कर दिया जमीन से तो गाड़ी का चक्का घूमते रह जाएगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे गाड़ी कभी कभी पानी में जाती है, ट्रक व्रक का आपने देखा होगा, और चक्का घूम सा जाता है ना, कई बार चक्का घूम जाता है और ट्रक आगे नहीं बढ़ता है, देखा होगा आपने, खास करके ट्रक का पिछला वाला टायर, है ना। कई बार ऐसा होता है पूरा टायर घूम जाता है और गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, तो वो क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। तो अगर मैंने फ्रिक्शन गायब कर दिया, इसके चारों टायर घूमेंगे, बहुत तेजी से घूमेंगे, बट गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, दूसरी बात, आप लोगों को लगता होगा कि हमारी बाइक में मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है। कुछ अभी बहुत ही महान बाइकर्स आएंगे, बोलेंगे 300 किलोमीटर पर आवर है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है फ्रिक्शन पे। अगर आपकी बाइक का टायर जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का इन द सेंस उस पर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग सके। अगर ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स कम है तो उसमें मैक्सिमम स्पीड भले 120 लिखा हो, पर वो चलेगी 20 से, 40 से, 60 से, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट के चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रिक्शन फोर्स, है ना। फिजिक्स के नज़रिए से अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ज़्यादा लॉजिक मत लगाओ ना। कुछ लोग बोल रहे हैं हम लोग खाना खाते हैं खुद से चलते, इसमें क्या इतना लॉजिक? अरे सोचो ना, क्यों चलते हैं हम लोग? क्यों हम आगे ही चलते हैं, पीछे क्यों नहीं भागते? हमारी मर्जी। चलो, हमारी मर्जी वालों का यहाँ पे स्वागत नहीं है, बाकी जो फिजिक्स पढ़ने आए हैं उनका स्वागत है। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। आज का टॉपिक है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन होता क्या है यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। ठीक है, थोड़ा सा मजा आया होगा आप लोगों को स्टोरी सुन के। ओके, तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स
which opposes relative slipping. Relative slipping or its tendency between the surface in contact. ठीक है, जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हैं तो उसमें चांसेस आते हैं कभी कभी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर से स्लिप हो जाए, तो फ्रिक्शन उस चीज को अपोज करता है। रिलेटिव वर्ड क्यों यूज किया है यहाँ पे? रिलेटिव वर्ड के यूज करने का यहाँ पे मतलब क्या है? देखो, रिलेटिव वर्ड बोले तो दूसरे के रिस्पेक्ट में, अगर एक ऑब्जेक्ट स्लिप हो रहा है और उसके साथ साथ दूसरा ऑब्जेक्ट भी जा रहा है तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगी। अगर एक ऑब्जेक्ट स्लिप हो रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा है वहां पे आएगी फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, ये ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक से जा रहा है, नीचे वाला ब्लॉक वहीं रुका है, ऊपर वाला जा रहा है, तो ये रिलेटिव स्लीपिंग हो रही है, स्लीपिंग नहीं रिलेटिव स्लीपिंग हो रही है, इसके रिस्पेक्ट में स्लीपिंग हो रही है, तो इसीलिए ये इसको रोकेगा। बट अगर दोनों साथ में चल रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजेज और इट्स टेंडेंसी, टेंडेंसी मतलब चांसेस भी वहां पे रहेंगे अगर स्लीपिंग के, तो वो उसको भी रोक देगा। कौन? फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट। जब तक दो सरफेस कांटेक्ट में नहीं होंगे तब तक वहां पे फ्रिक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली बात। अब आपसे कोल फैक्ट पूछता हूं, कैन यू वॉक विदाउट फ्रिक्शन? क्या आप बिना फ्रिक्शन के चल सकते हो? अगर मैंने अभी आपको थोड़ा सा फील कराया था, अगर आपको फील आया होगा तो आप समझ रहे होगे कि इट इज नॉट पॉसिबल टू वॉक विदाउट फ्रिक्शन। बट जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, जब भी आप चलते हो ना तो आप क्या करते हो, एक्चुअल में आप क्या करते हो? देखो, जब आप चलते हो तो अपना एक कदम आप उठाते हो, फिर वो कदम जमीन पर रखते हो। ठीक है, वो कदम जब आप जमीन पर रखते हो तो आप जमीन को धक्का देते हो, एक तरह से आप जमीन को धक्का देते हो, और जब आप जमीन को धक्का देते हो तो जमीन आप पर फ्रिक्शन लगाती है आगे की तरफ, क्योंकि आप जमीन को धक्का लगाते हो पीछे की तरफ। आगे बढ़ते हो, यही तो करते हो ना आप। ध्यान से कभी स्लो मोशन में चल के देखो, ओ पीछे धक्का दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसा करके देखो कभी, तो आपको जमीन जो है वो आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाती है, तो आपका एक्सेलरेशन आगे की तरफ होता है और आप आगे की तरफ जाते हो। क्या आप फ्रिक्शन के बिना चल सकते हो? आप मुझे बताओ, आपको मैं बर्फ पे चलाऊं, आपको मैं जमीन पर तेल डाल के चलाऊं और आपको नॉर्मल जमीन पर चलाऊं, कहाँ पे ज़्यादा इजी होगा चलना? और मैं आपको बोलूँ तीनों पे भागना है, तीनों पे आपको भागना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे बर्फ है वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम होगा। ठीक है, मतलब लगभग ना के बराबर होगा, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए चलना बहुत डिफिकल्ट होगा। तेल डाल दिया तो मतलब है ही नहीं फ्रिक्शन, वहाँ पे तो तुरंत गिर जाओगे, भागोगे ही नहीं। ठीक है, जहाँ जमीन स्मूथ है वहाँ भागोगे। समझ में आया? तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप चल नहीं पाते, आप कदम उठाते स्लिप होके गिर जाते, कदम उठाते स्लिप होके गिर जाते, है ना? तो आज जो गाड़ियां चल रही हैं, हम लोग चल रहे हैं, इधर उधर सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से। आपने तो 10th में कहा था ग्रेविटी की वजह से। यस, ग्रेविटी है तभी तो हम लोग हैं। ठीक है, बट ग्रेविटी नहीं होती तो हम भी इंसान है ना, जुगाड़ लगाते कुछ ना कुछ। खैर जो भी है, फ्रिक्शन नहीं होता तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ हम जुगाड़ लगाते। खैर जो भी है, मतलब रियलिस्टिक एग्जांपल है कि हम बिना फ्रिक्शन के नहीं चल सकते। अगर जमीन पे तेल डाल दो तो आप नहीं चल सकते, फिर स्लिप होके आप गिर जाओगे। बहुत ध्यान से एक कदम उठाओगे, दूसरा कदम रखोगे, तब भले चल जाओ। ठीक है, वरना ये पॉसिबल नहीं। और फ्रिक्शन अगर गायब कर दिया, जबकि असली में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतना इजीली हम लोग ऐसा नहीं कर सकते फ्रिक्शन को गायब कर दें। ठीक है, बट अगर ऐसा हुआ तो आप चल नहीं पाओगे वहाँ पे। अब इसका प्रैक्टिकल तो करके मैं दिखा नहीं सकता। ठीक है, तो फ्रिक्शन के बिना चलना इम्पॉसिबल है यहाँ पे। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जो फ्रिक्शन फोर्स होती है उसका डायरेक्शन कहाँ होता है, तो डायरेक्शन होता है आगे की तरफ, इसीलिए तो आप आगे जाते हो। फ्रिक्शन पीछे लगता तो आप पीछे जाते, कदम आगे बढ़ाते पीछे जाते। ठीक है, सेम एग्जांपल हम लोग टायर्स पर लें। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे सेम एग्जांपल गाड़ियों का लें, तो गाड़ियों का जो टायर होता है, बारिश में क्या होता है, बारिश में जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। ठीक है, सरफेस जितना ज़्यादा स्मूथ होगा उतना ही कम होगा वहाँ पे फ्रिक्शन। तो उसके वजह से क्या होता है, गाड़ियों को जब ब्रेक लगाते हैं लोग तो टायर तो रुक जाता है, लेकिन गाड़ी फिर भी आगे जाती है। टायर रुक गया, गाड़ी फिर भी आगे गई।
तो यहाँ पे जो लोग बोल रहे थे गाड़ी को टायर आगे लेकर जाता है, अब बताओ फिर टायर तो अब रुक गया, गाड़ी को रुक जाना चाहिए, गाड़ी क्यों आगे गई? स्लिप होके, ऐसा बोलोगे? फिजिक्स पढ़ने आए हो, ठीक है, ऐसा लॉजिक मत लगाना। स्लिप होके नहीं गई है, वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से गई है। गाड़ी पे तो आपने ब्रेक लगा दिया बट फ्रिक्शन अभी भी उसको खींचेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से वो और आगे तक जाती है। तो गाड़ी के टायर में जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतने ही अच्छे से गाड़ी भागेगी, उतनी ही स्पीड से भागेगी और उतना ही मस्त उसका ब्रेक वेक पे सब कुछ कनेक्शन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो। साथ ही में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं क्रिकेट बॉलर्स का। जो बॉलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जूता पहनते हैं और जूते में होता है उनके कांटा, ठीक है। तो कांटे की वजह से क्या होता है, वो जब बॉलिंग करने के लिए दौड़ते हैं तो वो जो जूते का कांटा रहता है वो ज़मीन पे धंसता है और इसके कारण वो गिरने से बच जाते हैं। अगर कांटा उनके जूतों में नहीं रहेगा तो स्लिप होने का थोड़ा बहुत चांस रहता है, बिकॉज ड्यू यू आती है ना क्रिकेट में, तो अगर ड्यू आ गई वहाँ पे तो ज़मीन थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, तो अगर वो भागेंगे तो फिर फिसल कर गिर सकते हैं। तो अगर उनके जूते में कांटा रहेगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन जो कांटा रहता है वो दब जाएगा ज़मीन में और गिरने का कोई चांस नहीं होगा, ठीक है। ओवरऑल आप ये कह सकते हो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए उन लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कुछ बातें फ्रिक्शन से रिलेटेड। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि फ्रिक्शन आता कहाँ से है, ठीक है। हमने पहले देख लिया कौन है ये फ्रिक्शन, अब देखते हैं कहाँ से आता है ये फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कहाँ से आता है ये फ्रिक्शन, ठीक है। तो सपोज ये मेरे पास कोई टेबल है और इस टेबल पर रखा हुआ है एक कप, कॉफ़ी, चाय, टी, कुछ भी बोल दो, वाटर, मिल्क, जो भी पसंद हो बोल दो, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे रखा हुआ है एक कप, ठीक है, अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है, कप से मतलब है। तो अगर हम लोग इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम आउट करें ना, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करें तो जूम करने के बाद हमें कुछ ऐसी पिक्चर दिखेगी, ठीक है। ये टेबल जो है ना ये आपको यहाँ पे दिख रहा है स्मूथ है, बट जब आप इसको मैक्सिमाइज करोगे तब आपको पता चलेगा ये स्मूथ नहीं है। कैसा है ये? रफ है। और साथ ही में जो ये कप देख के लग रहा है बहुत स्मूथ है, बट ये स्मूथ नहीं है, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ी। ठीक है, तो जूम किया हमने इसीलिए कप अभी यहाँ पे बड़ा हो गया है। तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास डिजिटल सेटअप तो है नहीं, बट फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे और यहाँ पे लोग कांटेक्ट में है, बाकी जगह पे जो कप है वो टेबल से कांटेक्ट में नहीं है, जबकि यहाँ हमें लग रहा था पूरा का पूरा कांटेक्ट में है। अगर कभी पूरे के पूरे कांटेक्ट में आ गए ना इन लोग, तो उसके बाद कप को निकालना इतना आसान नहीं होगा। एग्जांपल दे दूं, चाय आप कप में चाय रखो और उसको टेबल पे रख दो, फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, चाय थोड़ी सी गिर गई और कप के नीचे वाले पार्ट में लग गई। ठीक है, या फिर आप खुद से करना, एक कोई भी आप लोग जानते हो ना, ठीक है, ड्रॉपर ले लेना आप लोग, और फिर उससे क्या करना, ग्लास के पीछे थोड़ी सी चाय गिरा देना, फिर उस ग्लास को टेबल पर रख देना, या फिर पानी लगा देना, पानी लगा के टेबल पर रख देना। टेबल पर जब आप लोग रखोगे तो जो पानी होता है ना इसके नीचे, वो पानी इन जगहों को फिल कर लेता है, और इन सब जगहों को फिल करने के कारण ये पूरा कांटेक्ट में आ जाते हैं, और पूरा कांटेक्ट में आने के कारण इसको निकालना एकदम मुश्किल हो जाता है। अभी क्या है, अभी सिर्फ यहाँ पे कांटेक्ट पे है, यहाँ पे कांटेक्ट पे है, ठीक है, इसीलिए अभी तो आसान है, अभी आप कप उठा लोगे। बट बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि कप के पीछे वाले पार्ट पे चाय लग गई, ठीक है, और आपने उसको नीचे रख दिया बेंच पर या फिर कहीं पर भी, जहां पर भी आपने रख दिया, उसके बाद जब आप उठाओगे तो उठाते वक्त ऐसा लगता है चुंबक जैसा चिपका हुआ था, अभी निकला है ना। तो कुछ लोगों को लगता है चाय स्टिकी होती है इसलिए होता है, ऐसा नहीं। आप पानी लगा के रखोगे, पानी तो स्टिकी होता नहीं है, तब भी यही होगा, तब भी यहाँ पे जो पानी होगा वो इन जगहों को फिल कर लेगा, और इन जगहों को जब वो फिल कर लेगा तो फिर इन दोनों चिपक जाएंगे और फिर निकालने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। ठीक है, जैसे मैं अपनी 2 उंगलियों को चिपका लूँ, मेरी उंगलियां एकदम साफ है, हैंड वॉश लगा हुआ है, ठीक है, फिर बट उसके बाद भी क्या होगा, जब मैं इसको उठाऊंगा तो यहाँ पे उठाते समय थोड़ा सा स्टिकी फील होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स कांटेक्ट में आते हैं उनके बीच में बन जाते हैं कोल्ड वेल्स। ये आ गया हमारा टॉपिक, क्या बन जाते हैं उनके बीच में? उनके बीच में बन जाते हैं हमारे कोल्ड वेल्स। ठीक है, कोल्ड वेल्स। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा प्रेशर का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो एरिया कितना कांटेक्ट में है, एरिया इन कांटेक्ट होता है, हाँ, एरिया इन कांटेक्ट। फिलहाल आप लोग लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं वहां पे,
तो कोल्ड वेल्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसा होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो फोर्स तो mg लग रहा है, फोर्स तो यहाँ पे कोई और है नहीं, mg लग रहा है, नीचे खींच रहा है ना, और कुछ तो है नहीं। और जो एरिया है, एरिया देखो कितना कम कांटेक्ट में है, ये छोटा सा एरिया कांटेक्ट में है, ये छोटा सा एरिया कांटेक्ट में है। तो अगर एरिया बहुत कम है और एरिया अगर बहुत कम है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो इसका उल्टा रिलेशन रहता है, एरिया जितना ज़्यादा प्रेशर उतना कम, एरिया जितना छोटा उतना ज़्यादा प्रेशर, ठीक है। तो इस ज़्यादा प्रेशर की वजह से फॉर्मेशन हो जाता है कोल्ड वेल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, फोर्स पर सीधे प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स जितना कम प्रेशर उतना कम, फोर्स जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा। फोर्स तो यहाँ पे कांस्टेंट है mg, बट एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो एरिया कम कांटेक्ट में है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा प्रेशर की वजह से छोटी छोटी जगहों पर बन जाते हैं कोल्ड वेल्स। क्या बोला मैंने? द प्रेशर इज वेरी हाई, द प्रेशर इज वेरी हाई एट द एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्चुअल कॉन्टैक्ट पॉइंट। पानी वाला एग्जांपल समझा ना? पानी वाले में क्या होगा कि कप के नीचे पानी लग गया तो अब पानी तो कहीं भी जा सकता है, तो पानी इन गैप्स को भी फिल कर लेता है, और इस गैप को अगर उसने फिल कर लिया तो फिर ये चिपका देता है दोनों को एकदम, ठीक है। खैर वो अलग लॉजिक हो गया, फिलहाल आप कोल्ड वेल्स को समझो। तो एट एक्चुअल कॉन्टैक्ट पॉइंट देयरफॉर कोल्ड वेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। हाई प्रेशर की वजह से कोल्ड वेल्स बन जाते हैं। अच्छा भाई, कोल्ड वेल्स तो बन गए, बट कोल्ड वेल टूट भी तो जाएगा। अभी इस कप को छुआ मैंने, कोल्ड वेल टूट गया, इतना ईजी होता है? आपने कप को छुआ, कोल्ड वेल टूट गया, इतना ईजी होता है? कानी उंगली से आपने धीरे से ऐसा किया, कोल्ड वेल टूट गया? नहीं, कोल्ड वेल का टूटना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? सोचा है कभी? मतलब कुछ तो है जो कोल्ड वेल को टूटने से रोक रहा है, ठीक है, कुछ तो है जो कोल्ड वेल को टूटने से रोक रहा है। द फोर्स विच इज मेंटेनिंग cold wells are called friction force, ठीक है। तो जो फोर्स कोल्ड वेल्ड को टूटने से रोक रही है वो कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। कोल्ड वेल्ड बनेंगे, फिर इस कोल्ड वेल्ड को फ्रिक्शन फोर्स मेंटेन करेगी कि इसको कोई तोड़ने ना पाए, इसीलिए आप कानी उंगली से कप को नहीं उठा सकते। ठीक है, अब प्रैक्टिकली नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब धीरे से आप टच करके नहीं उठा सकते, आपको पूरा हाथ लगाना होगा तभी आप उठा पाओगे, ठीक है। मतलब छोटी सी फोर्स से आप कप को नहीं हिला सकते। अगर सिर्फ कोल्ड वेल्ड होता तो यस पॉसिबल था, बट क्योंकि यहाँ पे कोल्ड वेल्ड को मेंटेन करने के लिए फ्रिक्शन आ गई है तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कौन है फ्रिक्शन और कहाँ से आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है हम लोगों का एक फोर्स जो रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है, और फ्रिक्शन आता है हम लोगों का कोल्ड वेल्ड के फॉर्मेशन से। कोल्ड वेल्ड बनती है हाई प्रेशर से, और प्रेशर क्यों आता है ये मत पूछना। अब प्रेशर आता है तो आता है, ग्रेविटी क्यों आती है है ना, मतलब जवाब तो है इसके, हम लोग जा सकते हैं डीप में, बट इतना फालतू बातें हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोल्ड वेल्ड के फॉर्मेशन के वजह से आता है वहां पे फ्रिक्शन जो कोल्ड वेल्ड की रक्षा करता है। और अगर आपने देखो इसको अगर आप टच कर दोगे ना तो कप मूव करना शुरू कर देगा। तो पहले जो कोल्ड वेल्ड था वो ज्यादा टाइम से बना हुआ था। देखो कभी कभी क्या होता है, सपोज ये मेरा कप है, ठीक है, आप इस कप को थोड़ा सा धक्का दो तो थोड़ा ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा शुरू में। जैसे कोई अलमारी रखी हुई है, ठीक है, तो अलमारी को पहले थोड़ा सा खिसकाने में ज्यादा धक्का देना पड़ेगा, बट वंस एक बार वो अगर चल गई तो उसके बाद आप कम कम धक्का दोगे तो भी वो चलती जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब नए नए कोल्ड वेल्ड बनते हैं तो ज्यादा टाइम के बाद उनके बीच में जो फोर्स है, जो प्रेशर है, वो धीरे धीरे हाई हो जाता है। बट एक बार आपने इसको चलाना शुरू कर दिया तो फिर नए नए कोल्ड वेल्ड बनते जाएंगे, टूटते जाएंगे, बनते जाएंगे, टूटते जाएंगे, बनते जाएंगे, टूटते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन होते रहता है। तो इसका ज़्यादा यहाँ पे कोल्ड वेल्ड देरी तक नहीं रह पाता है, जिसके वजह से हम लोगों को आसानी होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पहली बार मूव करोगे तो थोड़ा डिफिकल्टी होगी, बट एक बार उसने मूव करना शुरू कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए, है ना। सब देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सब आपको समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिकल है सब, ठीक है। चलो इसको रफ करते हैं और अब देखते हैं फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन होता है 3 टाइप का। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ये 2 पर ही आपको पूरा जेईई और नीट का सिलेबस है। जो तीसरा टाइप है वो दिया तो है, मैं बता भी दूंगा बेसिक डेफिनेशन, बट आपको ये यूज नहीं होगा। तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन।
रोलिंग फ्रिक्शन सबसे छोटा होता है और रोलिंग फ्रिक्शन आता है सर्कुलर मोशन जो ऑब्जेक्ट कर रहे होते हैं उनके बीच में आता है। जैसे कोई भी आप लोग समझ सकते हो, जैसे बैग वैग रहता है, सूटकेस वगैरह, जिसमें नीचे व्हील लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो उस व्हील को भी जो मूव कराने में हेल्प करता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट होती है और ये उन्हीं के बीच में आता है जो सर्कुलर होते हैं, ठीक है, रोल करते हुए ऑब्जेक्ट्स में ये आता है। तो ये हो गया हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, बट उसकी बात हमें नहीं करनी है, हमें डिस्कशन करना है स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक पीक वैल्यू होती है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, एक ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ है तो उसके अंदर फ्रिक्शन रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, है ना, वरना हम लोग उसको मूव करें तो तुरंत मूव कर जाना चाहिए। फ्रिक्शन रहेगा बट वो उस समय नहीं लगेगा, जब आप फोर्स लगाओगे तब फ्रिक्शन आएगा। समझ रहे हो? स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे 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 ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये रुके हुए हैं, इनके बीच में है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों जगह है, बट फ्रिक्शन अभी नहीं आएगा। जब आप फोर्स लगाओगे यहाँ से तब फ्रिक्शन यहाँ से आएगा, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक एडजस्टिंग फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टिंग वैल्यूज होती है इसकी, है ना। मतलब आपने 20 न्यूटन का लगाया तो फ्रिक्शन 20 न्यूटन का, आपने 10 लगाया सामने से 10, आपने 30 सामने से 30, ठीक है। तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। तो जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब एक पीक होता है ना कि उसके आगे वो जा ही नहीं सकता। जैसे आपने सपोज 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, चल आज आप 100 न्यूटन का मैं लगा रहा हूँ, तो आपने अगर 100 न्यूटन का लगा दिया तो फ्रिक्शन हो सकता है उतना ना लगा सकता, उसकी वैल्यू मैक्सिमम 50 ही हो। तो वो जो मैक्सिमम उसकी 50 वाली वैल्यू है उसी को बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझते हैं इसको? देखो HCV में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे सपोज आपके घर में सफाई हो रही है और ये आपकी अलमारी है, ठीक है, घर में आपकी सफाई हो रही है और आपका ये कबोर्ड है, अलमारी है, ठीक है। आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि चलो बेटा इस अलमारी को तुम खसका दो, मुझे सफाई करनी है, काफ़ी जाले वाले हो गए, ठीक है। तो आप भी ठहरे पावरफुल, बाहुबली बन के आए आप। तो आपने बोला हाँ मम्मी 1 मिनट में कर दूंगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अच्छे अच्छों को धूल चटाई है मैंने, ठीक है। तो आप एकदम जोश में आ गए और आपने बोला अभी मैं मूव कर दूंगा। आपने फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का, ठीक है, आपने अपने हिसाब से 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा, फ्रिक्शन ने भी लगा दिया 20 न्यूटन का कोई इज्जत ही नहीं है आपकी। आपने 20 लगाया, फ्रिक्शन ने भी 20 लगा दिया, अलमारी हिली भी नहीं। आपने 25 लगाया, फ्रिक्शन ने भी 25 लगा दिया, अलमारी हिली नहीं। फिर आपने बोला ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, अभी मम्मी को बताऊंगा तो मम्मी बोलेंगी बहुत तो उछल रहा था, कुछ तो नहीं कर पाया तू। तो आपने अपने बड़े भाई को बुलाया। अब आपके बड़े भैया आए यहाँ पे और आपके बड़े भैया ने भी फोर्स लगाया और आपके बड़े भैया ने सपोज फोर्स लगा दिया 50 न्यूटन का, ठीक है। आपके बड़े भाई ने लगा दिया 50 न्यूटन का फोर्स, ले फ्रिक्शन ने भी लगा दिया 50 न्यूटन का फोर्स। बड़े भाई की भी बेइज्जती, वो भी नहीं ला पाए इस चीज़ को। अब क्या होगा? बड़े भाई ने अब 100 न्यूटन का लगाया, सॉरी बड़े भाई ने अब 60 न्यूटन का लगाया, तो भी अलमारी ने 60 न्यूटन का लगा दिया, अलमारी अभी भी नहीं हिली। तो अब आप दोनों भाई उदास हो गए और आप दोनों भाई ने बोला कि लगता है मम्मी को बताना ही होगा। तो आप दोनों भाई मम्मी के पास गए और मम्मी को बोला मम्मी हमसे ये काम नहीं हुआ, हम ये काम में असफल हो गए। तो आपकी मम्मी ने कहा हट रे क्या करेगा तू। तो आपकी मम्मी आई यहाँ से और उन्होंने अलमारी पर लगाया, उन्होंने अलमारी पर लगाया 100 न्यूटन का फोर्स। फ्रिक्शन ने लगाया 80 न्यूटन का फोर्स। तो फ्रिक्शन की इतनी तो थी नहीं लिमिट कि वो 80 से ज़्यादा लगा पाए। तो आपकी मम्मी ने तो 100 लगा दिया और अलमारी चल पड़ी, ठीक है। तो इस केस से हमें क्या समझ में आता है? देखो इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, तो बहुत ही मस्त होगा। ये है अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स आपने लगाया इसको बड़े एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग छोटे एफ से लिखते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का ओरिजिन। तो शुरू में ग्राफ कुछ ऐसा था, जितना ज्यादा आप फोर्स लगा रहे थे उतना ज्यादा फ्रिक्शन आ रहा था। देखो आपने जब 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन ने भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद आपके बड़े भाई ने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अलमारी ने भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, है ना, इस तरीके से। फिर आपकी मम्मी ने जब 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो अलमारी जो है वो 80 न्यूटन तक ही जा पाई, उसके बाद वो चलने लगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अब आप लोग पूछ रहे होगे ये क्या पार्ट है, ये कर्व क्या चीज़ है, सब बताएंगे। बहुत कुछ पूछ रहे होगे इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन में क्यों है, देखो बताता हूँ।
ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी। तो यहाँ पे जो ए बी वाला पार्ट है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है वो? स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब रुका हुआ है। ठीक है, आप फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन भी फोर्स लगा रहा है, ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है। जब ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा होता है तो वहां पे लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर ये BC जो है ये पीक वैल्यू है। AB क्या है? AB है स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर ये जो BC है, BC पीक वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, और इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज द पीक वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब CD क्या है? CD है काइनेटिक फ्रिक्शन। CD क्या है? CD है काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब जब अलमारी चलने लगी तो वहां पे अप्लाइड फोर्स उतना ही रहा, फ्रिक्शन भी उतना ही रहा, तो आप भी उतना ही फोर्स लगाते गए, अलमारी चलती गई और वहां पे आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन। चलते हुए ऑब्जेक्ट में आ जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आप बोलोगे एक बार ऑब्जेक्ट चल गया तो फ्रिक्शन क्यों आ रहा है? फ्रिक्शन को तो गायब रहना चाहिए। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं अलमारी को धक्का मार के छोड़ दूं, उसको चलते चले जाना चाहिए, दिल्ली चली गई अलमारी, ऐसा होगा क्या? नहीं, थोड़े आगे जाके रुक जाएगी वो। क्यों रुक जाएगी? फ्रिक्शन। कौन सा? काइनेटिक। जब कोई ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, जैसे गैलीलियो ने एग्जांपल दिया था ना, गैलीलियो ने क्या कहा था कि हम अगर बॉल को यहाँ से छोड़ दे तो बॉल आगे जाके रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि सरफेस रफ है, रफ सरफेस रहने पे फ्रिक्शन आ जाता है। बट अगर हम इसको स्मूथ कर दे तो ये चलती चली जाएगी, बट सरफेस स्मूथ होती नहीं है। ठीक है, तो अगर ये सरफेस रफ है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो बॉल को आप यहाँ से छोड़ोगे कहीं ना कहीं जाके रुकेगी, है ना। वरना क्रिकेटर लोग जब चौका मारते हैं तो बॉल कभी कभी देखो ग्राउंड पर ही रुक जाती है, क्योंकि उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता हुआ रहता है। कभी कभी पार भी कर लेती है, क्योंकि ग्राउंड थोड़ा मदद कर देता है, आउटफील्ड जैसी होती है ना। आउटफील्ड जितनी अच्छी उतना अच्छा, उतना कम काइनेटिक फ्रिक्शन, उतनी ज़्यादा बॉल की स्पीड। समझ में आया ये? लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब एक पीक वैल्यू जहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हाईएस्ट होती है। इसको आप वहां से फील कर सकते हो। जैसा मैंने बोला ना कि एक ऑब्जेक्ट को जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसको हिलाने के लिए थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगता है, और एक बार वो चल पड़ा तो उसके बाद आप कम फोर्स लगाओ, उसमें भी काम हो जाता है। एक बार वो चल पड़ा, उसके बाद आप कम फोर्स भी लगाओ, उसमें भी काम हो जाता है। तो वही है ये, यहाँ पे फ्रिक्शन एक बार हाई तक जाता है, उसकी जितनी कैपेसिटी थी जान झोंक देता है कि भाई अब रुक जा, लेकिन आप तब भी नहीं रुकते हो, तो उसके बाद वो अपनी वैल्यू खुद कम कर लेता है, वो चेंज होता है काइनेटिक फ्रिक्शन में और चलते रहता है। ठीक है, समझ में आई ये बात? ये होती है लिमिटिंग वैल्यू। जैसे आपके साथ भी ऐसा कई बार होता होगा कि कभी आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हो और आपके बस की बात नहीं है, बट फिर भी कभी कभी मतलब आप गुस्से में आ जाते हो, अब तो मैं ये करके रहूंगा, तो आप इतनी तेजी से धक्का देते हो कि आपको फील होता है यार मैंने इतना फोर्स आज तक लगाया ही नहीं। तो वो जो इतना फोर्स आपने आज तक लगाया ही नहीं, वो है आपकी लिमिटिंग वैल्यू, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। वही फ्रिक्शन के साथ भी होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में सबसे हाईएस्ट फ्रिक्शन फोर्स जो वो लगा सकता है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, चलो ये हो गई हमारी बातें। अब एक एक करके सबका देख लेते हैं डेफिनेशन, फॉर्मूला, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इनका डायरेक्शन और छोटे मोटे न्यूमेरिकल। छोटे मोटे ही करेंगे आज नीट के, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम लोग थोड़े हाई लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अगले लेवल में जेई एडवांस लेवल के, ठीक है। मतलब अगले लेक्चर में ही जेई एडवांस के करेंगे 2-3, फिलहाल देखो छोड़ो। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इट एक्ट्स व्हेन द interlocking is applied between the objects and relative slipping isn't started। ठीक है, रिलेटिव स्लिपिंग अगर नहीं हो रही होती है तो वहां पे लग रहा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहता है तो वहां पे लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। एकदम आसान काम है। आपको क्वेश्चन में अगर दे दिया कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, समझ जाना स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है। खैर ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं आपको, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स मतलब ये खुद को एडजस्ट कर सकता है। जैसे टेंशन होता है ना, जैसे नॉर्मल रिएक्शन होता है, मैं बोर्ड को धीमे धक्का दे रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन कम है मेरे हाथ पे, ज़्यादा दूंगा ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन, और दूंगा और नॉर्मल रिएक्शन। जैसे टेंशन, स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है उस पर छोटा सा ब्लॉक लटकाओगे कम टेंशन, और लटकाओगे ज़्यादा और लटकाओगे ज़्यादा, और एक पॉसिबल लिमिटिंग वैल्यू होती है जहाँ पे टेंशन खत्म हो जाती है, टूट जाती है मतलब स्ट्रिंग, ठीक है। तो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है जिसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम तक होती है।
0 टू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, और इस मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू बोल दो आज के लिए, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, और इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलो फ्रिक्शन ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात करें इसके अगर हम फॉर्मूले की, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बिकॉज ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं होता है। जैसे टेंशन का हम लोग बात करें तो टेंशन उतना ही होगा जितना mg होगा, तो वो डिपेंडेंट है। वैसे ये भी डिपेंडेंट है, आप जितना फोर्स लगाओगे उतना फ्रिक्शन आएगा। इसका कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए नो फार्मूला। कोई आपसे पूछे स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला, तो कई लोग एकदम भावनाओं में बह के बोल देते हैं, बट आपको नहीं बोलना है। आपको बोलना है इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। हो सकता है वो स्मार्ट हो, स्मार्ट मतलब समझ रहे हो ना, कि उनके अंदर भी मिसकंसेप्शन हो, वो भी समझ के रखे हो कि इसका फार्मूला होता है, तो उनको थोड़ा सा सिखा देना, वीडियो की लिंक दे देना। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, तो व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, एंड इट एक्ट्स when the objects in contact are at the verge of slipping। verge of slipping बोले तो एकदम बस गिरने ही वाले हों, स्लिपिंग होने ही वाली हो, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर से दूसरा ऑब्जेक्ट जाने ही वाला हो, तो वहां पे लगता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, वर्ज ऑफ स्लिपिंग, ठीक है। इट एक्ट्स व्हेन द ऑब्जेक्ट्स इन द नॉर्मल contact are at the verge of sleeping, ठीक है। and it is important point, it is directly proportional to normal reaction। हम लोग कब से सरफेस के कांटेक्ट में रहने की बात कर रहे हैं, तो सरफेस कांटेक्ट में रहता है तो एक नॉर्मल रिएक्शन नाम की फोर्स आती है, तो उससे कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा इसका। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, कुछ लोग नॉर्मल रिएक्शन को रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, इसीलिए वो आर यूज करते हैं, ठीक है। और हमारे जैसे लोग नॉर्मल रिएक्शन को नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं तो एन यूज करते हैं, डिपेंडेंट है। तो आपको एग्जाम में कभी आर बोल दिया तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, दिस इज ओनली नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। जैसे सीवी पढ़ोगे तो उसमें आर लिखा हुआ है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, मतलब ये बोल रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। इस बात को समझो थोड़ा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल क्यों है। देखो, सपोज आप अपना हाथ लगाओ ऐसा बोर्ड पे, या फिर कहीं भी दीवार पे लगा दो, कहीं भी लगा दो, ठीक है। आप धीरे से अपना हाथ रखो और हाथ को नीचे करो, इजिली कर पा रहे हो। अब हाथ को थोड़ा टाइटली रखो, नीचे करो, थोड़ा हार्ड हुआ। अब हाथ को एकदम टाइटली इसको दबा के नीचे करो, वेरी डिफिकल्ट, इट इज इवन नॉट पॉसिबल, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है कि ये पॉसिबल भी नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा, ऐसे में यहाँ पे आप लोगों को समझना होगा कि फ्रिक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है। तीनों में क्या कॉमन था? तीनों में ये चीजें थी कि मैं इसको टच कर रहा था, ये कॉमन था। और तीनों में क्या डिफरेंस था कि पहले धीरे टच किया मतलब नॉर्मल रिएक्शन कम था, तो फ्रिक्शन कम था, तो मैंने आसानी से अपने हाथ को नीचे कर लिया। दूसरी बार नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा ज्यादा मतलब इतना ज्यादा होगा, तो फ्रिक्शन भी थोड़ा ज्यादा आया, ठीक है, हाथों को फिर भी नीचे कर लिया। तीसरी बार नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि मैंने इस बोर्ड को बहुत ही तेजी से फोर्स लगाया, तो बहुत ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन, तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन, और बहुत ज्यादा फ्रिक्शन तो हाथ में नीचे ही नहीं कर पा रहा था। फील हुई ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एफ एल इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, इसको बोलते हैं म्यू, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको m लिखा रहता है, तो m लिखा रहे या ये लिखा रहे, जैसे नीट के क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो वहां पे m यूज होता था, सो म्यू बोलते हैं इसको, इसीलिए कुछ लोग m भी बोल देते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको म्यू समझ के रखना है, नई नई बुक्स में म्यू ही दिखेगा, बट कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर में हो सकता है आपको m दिखे, तो कंफ्यूज नहीं होने का, म्यू की ही वैल्यू है वो, ठीक है। म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इसको म्यू एस बोलते हैं। म्यू एस बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या? है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही ना, है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही, बट उसके हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसीलिए इसको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। मटेरियल कैसा है? मटेरियल रफ है तो फ्रिक्शन इसकी म्यू की वैल्यू हाई होगी, बहुत ज़्यादा रफ है तो बहुत हाई होगी,
ठीक है, ज़्यादातर 0.4, 0.6, 0.5, 0.42, 0.38 कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी वैल्यू देते हैं। ठीक है, 0.5 से कम ही रहती है ज़्यादातर, कभी कभी 0.6, 0.7 दे देते हैं। ठीक है, मटेरियल पर ये डिपेंड करता है और ये हमें बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द रफनेस ऑफ द सरफेस। सरफेस कितना रफ है उसके बारे में ये बताता है, रफनेस ऑफ द सरफेस। ठीक है, सरफेस कितना ज़्यादा रफ है उसके बारे में ये हमें बताता है। कौन बताता है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? अब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कभी कभी mg होगी, कभी कभी इसकी वैल्यू कुछ और होगी, mg cos थीटा होगी, mg sin थीटा होगी, कभी कभी f होगी, कभी t cos थीटा, कुछ भी हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू। ठीक है, तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे एक केस आपको दिखाऊं, कौन सा केस था वो? हाँ, सपोज यहाँ पे मेरे पास ये जगह है और यहाँ पे मैंने ब्लॉक को टांगा हुआ है और मैं इसके ऊपर यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, इसको हम सेकंड लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको फोर्स लगा रहा हूँ, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा आप बताओ? मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या नॉर्मल रिएक्शन नीचे से लगेगा? मैंने बोला परपेंडिकुलर लगता है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो अगर ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, ब्लॉक रुका हुआ है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ से सीधा सीधा एफ होगी। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। कभी कभी कुछ लोग मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg, क्योंकि 90% केस में mg रहता है। ठीक है, बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको mg देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारा इस लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, लास्ट वन, उसके बाद डायरेक्शन देखेंगे, फिर 2-3 न्यूमेरिकल्स। Now let's talk about kinetic friction. Kinetic friction acts when the relative slipping starts, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से जाना शुरू हो जाए तब वहां पे आ जाता है kinetic friction. When the relative slipping starts and one object moves the other, one object moves the other, दूसरे ऑब्जेक्ट से जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर जाए तो वहां पे आ जाता है हम लोगों का काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन की बात। इसका ये भी सीधा प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, तो एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो एफ के बराबर आ जाएगा म्यू के इंटू एन, जहाँ पे म्यू के होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, समझ गए होगे अब आप लोग, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये हो गई हमारी बातें काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो ये हो गए हमारे नॉर्मल डेफिनेशंस, फॉर्मूले। अब इन्हीं को हम लोग एडवांस लेवल तक लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, फिलहाल आप लोग इतनी बातों को नोट कर लो। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, इसको आप बोल सकते हो सेल्फ मूविंग ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सेल्फ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, या फिर बोल दो कन्वेयर बेल्ट, कार, पर्सन। ठीक है, या फिर इसको रफ करके आप लोग लिख सकते हो सेल्फ मूविंग ऑब्जेक्ट, दोनों चलेगा। फिलहाल मैं सेल्फ मूविंग ऑब्जेक्ट लिखता हूँ। सेल्फ मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब जिन पे कोई और फोर्स ना लग रही हो, वो सिर्फ फ्रिक्शन से चल रहे हो। ठीक है, सेल्फ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअली ये चीज़ थोड़ी सी प्रोफेशनल नहीं है, ये चीज़ मेरी है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल वे में लिखना चाहता था। खैर छोड़ो, तो सेल्फ मूविंग ऑब्जेक्ट बोले तो मतलब जो खुद से चलते हो। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं एक पर्सन का। तो यहाँ पे कोई पर्सन है जिसका मास है m और ये खुद से चल रहा है। तो जब एक पर्सन खुद से चलता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक्सेलरेशन आगे है, वो आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है आगे। और अगर हम इसके फोर्स की बात करें तो इसका मास m है, तो ग्रेविटी खींच रही होगी mg से, इसको पैरों पर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। जैसे मैं यहाँ पे पैर अपने दिखाऊं तो यहाँ पे देखो मेरे पैर, तो ये मेरे पैर हैं और ये मेरे पैर कनेक्टेड हैं, तो इस पैर पर मतलब पूरी बॉडी पर लग रहा होगा mg और पैर पर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ से mg होगी। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास ही तो होता है। कौन सा फोर्स है यहाँ पे? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू एन डिवाइडेड बाई एम, है ना? यही तो फॉर्मूला है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? एन की वैल्यू mg, तो एन की जगह रख दो mg, तो म्यू mg डिवाइडेड बाय m, तो m खत्म, तो एक्सेलरेशन की ये वैल्यू आ जाएगी म्यू g। क्लियर?
अब ये चीज कुछ लोग को नहीं समझ में आती है, मतलब जब वो क्वेश्चन देखते हैं ना, तो क्वेश्चन देखते ही इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप एक्सेलरेशन पता करो क्या है। बट मैक्सिमम लोग इसमें क्या करते हैं, वो एक्सेलरेशन की जगह कुछ और ही सोचने लगते हैं, सीधा एफबीडी बनाएंगे, फॉर्मूला सीधा इक्वेशन लिखने लगेंगे। नो, रॉन्ग प्रोसेस। सबसे पहले एक्सेलरेशन पता करो। मुझे देखो कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने ये गलती की थी। मैं देखता नहीं था टीचर कैसे सॉल्व कर रहे, बस ये देखता था कि उन्होंने कैसे सॉल्व किया, मतलब कैसे सॉल्व किया दो हो गया ना। अब जैसे एक तो ये देखता था कि कौन से स्टेप से उन्होंने सॉल्व किया, दूसरा ये देखना जरूरी है कि उन्होंने पहले वही स्टेप क्यों किया, वो जरूरी है। तो वो चीज़ मैं मिस करता था, बट आप मत करना, ठीक है। सेकंड आता है कन्वेयर बेल्ट। ये सब मैं इसीलिए ले रहा हूँ बिकॉज इन पे क्वेश्चन आए हैं। कन्वेयर बेल्ट पे तो आया है नीट में, कार पर भी आया है, ठीक है। तो कन्वेयर बेल्ट पे अगर सपोज मास m रखा हुआ है, तो कन्वेयर बेल्ट ऐसे घूम रहा है, तो आप बोलोगे इस ब्लॉक को आगे कन्वेयर बेल्ट लेकर जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। अगर फ्रिक्शन मैं यहाँ से गायब कर दूं तो कन्वेयर बेल्ट घूमता रहेगा, ब्लॉक वहीं बैठा रहेगा, कन्वेयर बेल्ट घूमता रहेगा, ब्लॉक वहीं बैठा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट के घूमने की वजह से आगे लगता है फ्रिक्शन, ठीक है। बिकॉज ब्लॉक चाहता है कन्वेयर बेल्ट रुक जाए, ब्लॉक क्या चाहता है, कन्वेयर बेल्ट रुक जाए। तो कन्वेयर बेल्ट फ्रिक्शन लगाता है ब्लॉक पे पीछे की तरफ, फिर कन्वेयर बेल्ट चाहता है कि ब्लॉक मेरे साथ चले, तो ब्लॉक पर वो लगाता है फ्रिक्शन आगे की तरफ। इस तरीके से ये होता है, ठीक है। अरे कन्वेयर बेल्ट जानते हो ना, जहाँ पे सामान वामान हम लोग चेक कराने जाते हैं स्टेशन वगैरह, ठीक है। तो इसका भी एक्सेलरेशन अगर हम देखें, नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर है नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ से n की वैल्यू है mg, ठीक है। इक्विलिब्रियम में है ना, m और n इक्विलिब्रियम में, मास कहीं पे हिल थोड़ी ना रहा है, वो तो वहीं पर बैठा है। तो एक्सेलरेशन फिर से फ्रिक्शन अपॉन मास, म्यू एन अपॉन मास, n की वैल्यू mg, म्यू mg अपॉन मास, तो म्यू g आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो फिर से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई म्यू g। अब बात करते हैं कार की, ट्रक की, मोटरसाइकिल की, जो भी बोलो, व्हीकल बोल दो, ठीक है। जो भी व्हीकल हो, जो भी गाड़ी हो। सपोज यहाँ पे हम अपनी फरारी बनाते हैं, फरारी बनाने तो आता नहीं है, क्या बना दिया तूने भाई, कुछ भी, कार बनाना ही बेटर रहेगा, वो भी 1998 वाली मिस्टर बीन वाली कार, ठीक है। तो ये हमारी कार है, सपोज कार का मास m है। अरे विंडो तो बनाओ, चलो भाई विंडो भी बना लिया। कार का मास m है। अब आप बोलोगे कार को कौन आगे लेकर जाता है, आप बोलोगे कार को इंजन आगे लेकर जाता है। अच्छा भाई, मतलब इंजन टायर को घुमाता है और कार आगे जाती है, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं फ्रिक्शन गायब कर दूं तो टायर का चक्का घूमता रह जाएगा और गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे आपने रोड वगैरह पे कभी ऐसा देखा होगा कि कभी जब गड्ढे में फंस जाता है कार का टायर या ट्रक का टायर मोस्टली, तो वहाँ पे टायर घूमता है, थोड़ा सा घूमता है, बट वो ट्रक आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। टायर की क्वालिटी भी थोड़ी कम रहती है इसकी वजह से। टायर की क्वालिटी कम मतलब वहाँ म्यू की वैल्यू कम, म्यू की वैल्यू कम तो फ्रिक्शन कम, ठीक है। बाकी जी तो कांस्टेंट रहेगा, जी तो कांस्टेंट है, तो जी पर तो डिपेंड करेगा ही, बट म्यू पर ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि म्यू चेंज होता रहता है ना। म्यू चेंज होगा, जी तो 9.8 ही रहेगा जब तक आप मार्स पे ना चले जाओ, अर्थ पे रहोगे तो 9.8 ही रहेगा। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू सपोज 0.6 है तो 6 रहेगा एक्सेलरेशन। म्यू की वैल्यू खत्म हो गई है, टायर एकदम घिस गया है, 0.2 हो गया है, तो एक्सेलरेशन सिर्फ 2 आ जाएगा, ठीक है। वो भी मैक्सिमम, क्योंकि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, कार को भी आगे लेकर जाने वाला है फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी फ्रिक्शन अपॉन मास, म्यू एन अपॉन मास, म्यू mg अपॉन मास, कट के आया म्यू जी, फिर से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई म्यू इंटू जी। तो याद कर लो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू 90% केस में यही रहने वाली है। एक बार मुझे समझ में, मतलब पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि क्वेश्चन में पहले एक्सेलरेशन फाइंड करूँ, मतलब करना चाहिए पहले एक्सेलरेशन को फाइंड, बट मैं सीधा इक्वेशन लिख के कुछ भी करने लगता था। सो ये मेथड सही नहीं था। बट मुझे एक दिन याद आया कि यार सर जितने भी क्वेश्चन कराए थे सब में एक्सेलरेशन की वैल्यू म्यू जी आई थी, तो मैं सारे क्वेश्चन में एक ही वैल्यू म्यू जी पुट किया और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आप भी अगर भूल जाओ कभी कि फ्रिक्शन में यार एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, तो थोड़ा याद कर लेना। 90% केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू म्यू जी ही होगी और कुछ नहीं होगी, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे कोई और फोर्स भी लगने लगे। सपोज इस कन्वेयर बेल्ट पे पीछे से भी कोई धक्का दे रहा है तो एक्सेलरेशन ये नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी बातों पर ये डिपेंड करता है। हमने देख लिया डायरेक्शन ऑफ सेल्फ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जो भी सेल्फ मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे फ्रिक्शन कहाँ लगता है। आपको क्वेश्चन में आएगा ट्रक है, ट्रक पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ट्रक इतनी स्पीड से जा रही है और ब्लॉक धीरे 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 नीचे आ रहा है, ये पता करो ब्लॉक कितनी देर में ट्रक से गिर जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको ये आएगा कि सड़क पे फ्रिक्शन इतना है और ट्रक
यहाँ से यहाँ तक ब्रिज को पार कर रही है, बताओ ट्रक को पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आपको काइनेमेटिक्स से 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जोड़ने होंगे। कन्वेयर बेल्ट का भी क्वेश्चन आएगा कि ब्लॉक यहाँ पे रखा उन्होंने, बताओ ब्लॉक कब उतर जाएगा यहाँ से। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको। फिलहाल हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये थियरी पार्ट है, इसके बाद जो दोनों वीडियो है ना सब में न्यूमेरिकल ही रहेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करें। जैसे सपोज यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है और सडनली क्या किया गया, इससे फोर्स लगा दिया गया और फोर्स लगाने के भी बाद ये ब्लॉक नहीं चला, मतलब ब्लॉक रुका हुआ है। तो ब्लॉक रुका हुआ है तो इसमें हम डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहला टेक 2 पॉइंट्स। ठीक है, एक एक ब्लॉक पे एक एक पॉइंट लो, तो ये हमने ले लिया 2 पॉइंट। दूसरा स्टेप, अज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन। अज्यूम कर लो आप कि यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं। अज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन। चलो भाई, हमने मान लिया यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं। अच्छा, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये ब्लॉक तो ऊपर से चला जाएगा, है ना। तो तीसरा स्टेप वही है कि अप्लाई द फ्रिक्शन टू स्टॉप द स्लीपिंग। अब यहाँ पे आपको खुद का दिमाग लगाना होगा कि मैं फ्रिक्शन कहाँ पे लगाऊं कि स्लीपिंग रुक जाए। ठीक है, तो इस फोर्स ने इस ब्लॉक को ऐसे धक्का दिया, तो ये ब्लॉक क्या चाहेगा, ब्लॉक रुकना चाहेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे आपको दोनों के ब्लॉक के मन से सोचना होगा। देखो, ये ब्लॉक चाहेगा मैं रुक जाऊं, और नीचे वाला ब्लॉक क्या चाहेगा, नीचे वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन चाहेगा कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट आगे ना जाए, वो रुक जाए, तो ये फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। और ऊपर वाला ब्लॉक चाहेगा कि मैं तो जा ही रहा हूं, क्यों ना ये भी मेरे साथ चले। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन आगे लगाएगा। समझा। इसमें एक नारा आप लोग याद कर सकते हो, हम चलेंगे तो साथ साथ, नहीं तो नहीं चलेंगे। ये काइनेटिक फ्रिक्शन का नारा है, बट फिर भी आप लोग स्टैटिक फ्रिक्शन में थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो। जैसे पहला ब्लॉक चाहेगा कि हम साथ में चलेंगे, बट पहले ब्लॉक को पता है कि फोर्स लग गया है, अब मैं आगे चला जाऊंगा, तो ये चाहेगा कि ये भी मेरे साथ चले। ठीक है, तो ये नीचे फ्रिक्शन लगाएगा कि भाई तू आगे की तरफ चल, मैं भी आगे ही जा रहा हूं, चल मेरे साथ। ऊपर वाला क्या चाहेगा, भाई मेरे को कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, तू ही पीछे रुक जा, तो ये पीछे फोर्स लगाएगा। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। ये ब्लॉक है और यहां से आपने कोई फोर्स लगा दिया, तो इधर डायरेक्शन बताओ। दूसरा क्वेश्चन, ये ब्लॉक है और आपने अब की बार इधर फोर्स लगा दिया, तो इसका डायरेक्शन बताओ। फिर से ये ब्लॉक है और आपने अब की बार इधर फोर्स लगा दिया, तो डायरेक्शन बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लॉक आगे की तरफ चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ब्लॉक पे, एक पॉइंट जमीन पे। तो जमीन चाहेगी कि भाई तू आगे मत जा, मेरे साथ रुक जा, तो ये पीछे रोकेगा। ब्लॉक चाहेगा जमीन तू भी मेरे साथ आगे चल, ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी ब्लॉक चाहेगा, तो ब्लॉक जमीन को आगे धक्का लगाएगा। कभी कभी जमीन उखड़ जाती है ना, ऐसा भी होता है। अरे क्रिकेट ग्राउंड पे डाइव जब लगाते हैं प्लेयर लोग, कभी कभी जमीन उखड़ जाती है, जमीन नहीं मतलब ग्राउंड से सैंड का पार्टिकल थोड़ा बहुत उखड़ जाता है फ्रिक्शन की वजह से ना। खिलाड़ी क्या पैर जो होता है, घुटना जो होता है, वो बोलते हैं जमीन तू भी मेरे साथ चल, तो जमीन उखड़ के उसके साथ चली जाती है समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जमीन को बोलेगा तू भी मेरे साथ आगे चल, क्योंकि मैं भी आगे जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 2 पॉइंट ले लो पहले, ये ले लिया 2 पॉइंट। ब्लॉक को बोलेगा कि फोर्स आगे चल, तो नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक से बोलेगा कि भाई तू भी मेरे साथ आगे चल, मेरे को ये आगे लेकर जा रहा है, तो ये बोलेगा चल भाई। ऊपर वाला बोलेगा भाई मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, तू रुक जा, क्यों जा रहा है मेरे बिना, तो ये रुक गया, फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। यहाँ पे भी 2 पॉइंट ले लो। यहाँ पे ऊपर वाला ब्लॉक आगे जा रहा है, तो नीचे वाला ब्लॉक चाहेगा कि तू पीछे आ, और ऊपर वाला ब्लॉक बोलेगा मैं आगे जा रहा हूँ, तू भी मेरे साथ चल, तो ये आगे लगाएगा। ये हो गया डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया। मैक्सिमम केसेस में जब तक वहां पे सेल्फ मूविंग ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, तब तक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। जैसे यहाँ पे फोर्स आगे फ्रिक्शन पीछे, फोर्स आगे फ्रिक्शन पीछे, फोर्स आगे फ्रिक्शन पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको याद करनी होंगी। ठीक है, मतलब तुक्का मारने के लिए आप लोग ऐसा रट सकते हो, बट कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट यही है जो मैंने अभी बताया। चलो हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखते हैं, तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। चलो डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन देख लेते हैं। तो इसके डायरेक्शन के लिए भी सबसे पहला स्टेप है 2 पॉइंट ले लो, टेक 2 पॉइंट्स।
ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन में दोनों ब्लॉक चलते हुए रहेंगे। सपोज ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। सपोज ये वेलोसिटी v से आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऊपर वाला ब्लॉक अभी गायब करो, एक ही रखते हैं अभी फिलहाल, पहला क्वेश्चन है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का दो नारा है, पहला है हम चलेंगे तो साथ साथ, चलेंगे तो साथ साथ, नहीं तो नहीं चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे, सीधी बात। देखो जाना है तो जा, मैं नहीं आऊँगा, समझा क्या, ठीक है। हम चलेंगे तो साथ साथ, नहीं तो नहीं चलेंगे। दूसरा, जो तेज चल रहा है उसे धीरे करो, जो तेज चल रहा है उसे, अरे भाई हिंदी क्यों निकल आती है मेरी, उसे धीरे करो, और जो धीरे चल रहा है उसे तेज करो। तेज करो, ठीक है। चलो बड़ा टी क्यों बना दिया, क्योंकि तेज नाम होता है ना, तो इसीलिए बड़ा टी आ गया। चलो ज़्यादा ग्रामर पे मत जाओ, वैसे तो ये इंग्लिश लिखा हुआ है, बहुत बड़ी गलती है, सज़ा मिलेगी। कुछ नहीं, देखो तो यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि अगर ब्लॉक चल रहे हैं साथ में चलने चाहिए, नहीं तो नहीं चलने चाहिए, ठीक है, इस कंसेप्ट को। दूसरा, जो तेज चल रहा है उसे धीरे करो, जो धीरे चल रहा है उसे तेज करो। पहले ये कंसेप्ट देखते हैं। ये वेलोसिटी v से आगे जा रहा है, चलो हमने 2 पॉइंट ले लिया। तो अब जमीन बोलेगी हम चलेंगे तो साथ साथ, नहीं तो नहीं चलेंगे, तो जा किधर रहा है, रुक तू, तो जमीन फ्रिक्शन पीछे लगाएगी। ब्लॉक बोलेगा मैं आगे जा रहा हूं, तू भी मेरे साथ चल, क्योंकि हम चलेंगे तो साथ साथ, नहीं तो नहीं चलेंगे, तो ब्लॉक आगे लगाएगा। बाकी ये चलेंगे या नहीं चलेंगे वो बात अलग है, फिलहाल समझो ना इस चीज़ को, ठीक है। भावनाओं में मत बह जाया करो। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ये आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये भी आगे ही जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताओ। सबसे पहले 2 पॉइंट ले लो यहाँ पे। अब की बार तीसरा कंसेप्ट लगाओ। तीसरा कंसेप्ट क्या है, तीसरा कंसेप्ट है जो तेज चल रहा है उसे धीरे करो। तो तेज जो नीचे वाला चल रहा है, तेज नीचे वाला चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो नीचे वाले पे डायरेक्शन पीछे आएगी। पीछे क्यों आएगी, अरे फ्रिक्शन पीछे लगेगा तभी ये तो स्लो होगा, वरना ये भागेगा नहीं, ठीक है। तो आगे चल रहा है तो पीछे लगेगा। ऊपर वाला धीमे चल रहा है तो इसको बोलेगा भाई तू तेज चलना, तो फ्रिक्शन आगे लगेगा। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये 2 ब्लॉक है हमारे पास, एक आगे जा रहा है वेलोसिटी v से, एक पीछे जा रहा है वेलोसिटी v से। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताओ। 2 पॉइंट ले लिया। पहला वाला ब्लॉक बोलेगा हम चलेंगे तो साथ साथ, नहीं तो नहीं चलेंगे, ठीक है। तो पहला वाला ब्लॉक बोलेगा कि तू भी मेरे साथ चल, तो ये डायरेक्शन आगे। नीचे वाला ब्लॉक बोलेगा तू भी मेरे साथ चल, तो ये डायरेक्शन पीछे। क्लियर हुआ। तो ये हो गया कुछ हम लोगों का डायरेक्शन का खेल। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एससीवी के 2-3 क्वेश्चन, इजी लेंगे शुरुआत वाले, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नीट का एक क्वेश्चन देख के खत्म करते हैं। उससे पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है। ये साइकिल देखो आप लोग, ठीक है, आरजी सर का क्वेश्चन है। इस साइकिल को देखो और यहाँ पे आप मुझे बताओ कि पिछले वाले टायर पे डायरेक्शन क्या होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का, और आगे वाले टायर पे क्या डायरेक्शन होगा। साइकिल चल रही है ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगा दोनों साइकिल पे, दोनों टायर पे, ये बताओ। आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ये ऑप्शन है आपके, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो एक क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, और ब्लॉक फिर भी रुका हुआ है। तो आपको आंसर में बताना है फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है, और म्यू की वैल्यू क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। फिलहाल बोल रहा है क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट पर 20 न्यूटन लग रहा है और फिर भी ब्लॉक रुका हुआ है, ठीक है। ब्लॉक का मास कितना ले लें, 5 kg, चलो 4 kg ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ब्लॉक रुका हुआ है तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो पहले डायरेक्शन चेक करना होगा। पहले 2 पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट ले लिया। अब मान लो फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इस 20 न्यूटन के वजह से ये आगे चला जाता, तो अब हमें फ्रिक्शन लगाना है ताकि ये रुक जाए। तो ये आगे जा रहा है तो इसको पीछे करो, ये लग गया फ्रिक्शन, और जमीन का कोई मतलब नहीं है तो छोड़ो इसको, ठीक है। जमीन पर खैर आगे लगेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, और क्योंकि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो 20 न्यूटन आगे फ्रिक्शन पीछे, दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं और ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स के बराबर होता है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ क्योंकि अभी हमें म्यू भी फाइंड करना है, और उसके बाद एक और खूबसूरत सा सवाल है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू हो गई 20 न्यूटन, फ्रिक्शन की वैल्यू,
अब दूसरा पूछा है म्यू का क्या वैल्यू होगा, तो ये देखो FBD बनाओ, इसका FBD बनाओगे तो नीचे लगेगा 4G, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई 4G। अब फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन फोर्स है 20, म्यू की वैल्यू पता नहीं, एन की वैल्यू है 4G, जी की वैल्यू 10, तो ये 0 0 खत्म, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2/4, मतलब म्यू की वैल्यू आ गई 0.5। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, ये एस सी वर्मा का सॉल्व एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। अब उसके एक्सरसाइज का एक हलवा क्वेश्चन लेते हैं। हलवा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो डिक्लेरेट हो रहा है, ठीक है, मतलब वो रुकना चाहता है, तो उसकी एक्सेलरेशन है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप बताओ म्यू की वैल्यू क्या होगी वहां पे, डिक्लेरेट हो रहा है, हाँ रुक रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जब भी एक ऑब्जेक्ट रहता है और वहां पे कोई और फोर्स ना बोला रहे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है फ्रिक्शन अपॉन मास, फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा की तरह म्यू mg अपॉन मास, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू म्यू जी। एक्सेलरेशन है -4, म्यू की वैल्यू म्यू, जी की वैल्यू 10, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4/10, दैट इज 0.4। अब ये ऑब्जेक्ट रुकना चाहता था, जब ये ऑब्जेक्ट रुकना चाहेगा तो ये अपना कदम पीछे लगाएगा, बट फिर भी फ्रिक्शन इसको आगे ही फोर्स देगा। समझ रहे हो, फ्रिक्शन ही इसको रोकने में मदद करेगा जब ये रुकना चाहेगा। तो समझ गए ये क्वेश्चन, एक्सेलरेशन इतना दिया था, आपने सीधा फॉर्मूला यूज किया, आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से एक नीट का क्वेश्चन ले लेते हैं, कन्वेयर बेल्ट वाला, और फिर लेक्चर को हम लोग वाइंड अप करते हैं। चलिए, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड and a box is gently dropped on it, ठीक है, gently dropped on it। अगर इस पे म्यू की वैल्यू 0.5 है तो आपको क्वेश्चन में बताना है फाइंड द डिस्टेंस that the block will cover बिफोर कमिंग टू रेस्ट। एक्चुअली ये वीडियो मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था, 2.5 घंटा लगा था, मैंने 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें एक न्यूमेरिकल और कराया था, मैं आज नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। और फिर वो वीडियो मुझसे गलती से डिलीट हो गया इसलिए आज मुझे दोबारा पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा, कोई नहीं, उससे बेटर ही रिकॉर्ड किया है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस दैट द ब्लॉक विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मतलब क्या होता है, जब हम लोग स्टेशन पर जाते हैं वहाँ पे अपना झोला रखते हैं, तो कन्वेयर बेल्ट उसको आगे लेकर जाते हैं, फिर आगे जाके रोक देता है ना, तो आगे जाके वहाँ पे रोक देगा, तो वो जहाँ पे रुक जाएगा उतने में उस ब्लॉक ने, उस बॉक्स ने, उस बैग ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वही हमारा सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू आपको 10 लेना है, प्रश्न में बोल दिया है, और आपके ऑप्शन है 0.4, 1.2, 0.66, 1.2, 0.66, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, मीटर 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 आया था ये 2001 नीट में। चलो बताओ, तो फटाफट हम लोग FBD बनाते हैं। ये हमारा कन्वेयर बेल्ट है, इधर हम लोगों का मास m रखा हुआ है, कोई भी बॉक्स जो ड्रॉप कर दिया गया था, कन्वेयर बेल्ट आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, है ना, कोई और फोर्स इस पे लग नहीं रहा है, मतलब सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा होगा, और जब सिर्फ फ्रिक्शन लगता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है म्यू इंटू जी, म्यू की वैल्यू 0.5 है, कभी कभी m लिखा रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में m लिखा था, तो कंफ्यूज नहीं होने का, जी की वैल्यू 10 है, तो एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनली ब्लॉक जाके रुक जाएगा क्योंकि रेस्ट पे बोला है, तो v आ गया 0, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इतना चीज हमारे लिए काफी है s पता करने के लिए? VUAS कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है भाई 0, u कितना है 2 स्क्वायर, a कितना है 5, s कितना है s, तो ये हो गया 0 बराबर 4 प्लस 4s, ओके 5 है ना तो ये हो गया 10s, तो 4 यहाँ जाएगा तो -4 बराबर 10s, तो यस की वैल्यू आ जाएगी 0.4, 0.4 है ऑप्शन ए। समझ में आया? सबसे हल्का क्वेश्चन था ये नीट का, ठीक है। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकता है कि एक ट्रक है, उस पे ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक इतनी स्पीड से धीरे 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 नीचे गिर रहा है और नीचे गिरने तक की डिस्टेंस है 12 मीटर, तो बताओ कितनी देर में वो गिर जाएगा। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन पता कर लेना म्यू जी से, ए पता रहेगा, एस पता रहेगा, वी पता रहेगा, आपको टी निकल जाएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। चलो मैं करा दूंगा वो सारे क्वेश्चन, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, 2 बार ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा, कोई नहीं, हो तो गया,
ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ओनली एंड ओनली न्यूमेरिकल। 60 मिनट में कम से कम 20 न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच।